ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं, वहाँ 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज़्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहां ये 35 गुना भारत की संख्या से है। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में जहां इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहाँ जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज पीपल हु आर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर ही ध्यान हम केंद्रित न करें, हम ये भी देखें कि प्रतिदिन जो नए केसेस की ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो लगातार घट रही है। अगर आप मार्च महीने में देखें तो केसेस के बढ़ने की जो गति थी, जो डेली ग्रोथ रेट था, वो लगभग 31% था। फिर मई में वो 9% हो गया। मई के अंत आने तक वो 4.82% हो गया, लगभग 5% आप मान सकते हैं। और अगर आप 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो ये 3.24% है। तो लगातार निरंतर इसमें घटोतरी हुई है। देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन डेली ग्रोथ रेट ऑफ न्यू केसेस। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में वो 3,11,565 हैं, जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां की प्रतिदिन जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं उनसे कहीं अधिक संख्या में प्रतिदिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं। और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 86% केसेस हुए हैं।
अब ये महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे रिकवर्ड केसेस का ग्राफ और एक्टिव केसेस का ग्राफ बिहेव कर रहा है। आप ये देखेंगे कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर्ड केसेस से ज़्यादा थे, यानी 2 मई से लेकर 30 मई तक जो अंतर था वो एक्टिव केसेस के पक्ष में था, यानी एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा थी और जो रिकवर्ड केस हो गए, जो लोग ठीक हो गए, घर चले गए, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद से ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1.8 टाइम्स हैं एक्टिव केसेस के, यानी 1.8 गुना ज़्यादा मात्रा में लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट किस प्रकार से चल रहा है ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे कि मई में रिकवरी रेट लगभग 26-26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया और जुलाई आने तक 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है, देश का रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहां 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा states that have registered 65 to 70% recovery rate, they are UP with a recovery rate of 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहां की recovery rate is higher than the national average. ये तथ्य है जिस पर काफी बहस होती है। पिछले सप्ताह के इंटरैक्शन में जो आपके साथ हुआ, हम इसको नहीं छू पाए थे, तो कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करते हैं, अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए। आज हम करेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया। जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था, उस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं मार्च से, मिड मार्च से। उस समय ये ग्राफ थोड़ा सा दिखाई देने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में, 101 लैब। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। फिर हमने आपको ब्रेकअप बताया है कि इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के, 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ ट्रूनेट और सीबीनेट आधारित भी हैं। इसमें केवल क्षमता का अंतर है। जहां आरटीपीसीआर तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहां ट्रूनेट और सीबीनेट का इस्तेमाल होता है वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है। अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूं। दो तरह की बातों पर बहस होती है। एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, आर वी टेस्टिंग एडिक्वेटली, और दूसरी बहस ये होती है व्हाट क्वांटिटी इज एडिक्वेट क्वांटिटी, कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की, और क्या हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि इस स्लाइड पर आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स in the context of COVID-19. I would repeat this again because this is important. WHO has issued a guidance note on public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19. In this document, WHO underlines the need for comprehensive surveillance and testing of suspect cases. WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है। दे एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बाय सेइंग, एंड आई एम नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू इंडियन नंबर्स, दे से दैट इफ यू आर टेस्टिंग 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज़ को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, और उनमें उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहाँ से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो संक्रमण को, इन्फेक्शन को न फैलाएं, तो वो भी हमें करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया WHO का मापदंड और कितने राज्य उस मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं तो इस बात की संभावना रहेगी कि आप केसेस को पहले पकड़ पाएं, अर्ली डिटेक्शन कर पाएं, और अगर आप पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहले इलाज करेंगे और लोग बेहतर होकर घर जा पाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी लगातार
अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आईसीयू बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में इन्फेक्शन का बर्ताव अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो आज हमारी अधिकांश बेड्स खाली हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति हर समय बनी रहेगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रहने की आवश्यकता है, जो हम प्रत्येक राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी कार्य करती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन जब तक समाज, समुदाय, कम्युनिटी इस पूरी इंटरवेंशन की ओनरशिप नहीं लेगा तो जो वांछित रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं देश में, उस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, डॉक्टर भार्गव वुड सेपरेटली एड्रेस द इशू ऑफ वैक्सीन, तब तक सोशल वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है। आप सामाजिक दूरी का पालन करें, आप मास्क पहनें या रीयूजेबल फेस कवर जो घर में बन जाते हैं जिसका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है उसको पहनें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को लगातार धोएं साबुन और पानी से। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो या तो रुमाल रख कर करें या उसको ऐसे अपने हाथ के इस पर करें। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इधर उधर थूके नहीं, कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे whatever state government and central government does, until and unless the governments are supported by committed action on the part of the community and a very strict adherence to physical distancing, wearing of mask and hand and respiratory hygiene, we will not be able to win this war. So therefore, the involvement of community is of utmost and critical importance in winning the war against COVID-19. India is considered as the pharmacy of the world. Now, 60% of the drugs utilized in the United States of America are of Indian origin. So these are generics produced in India, where India has established itself over the years. This is possibly well known to many people in the world. Having said that, an important fact that is not known is that 60% of the vaccines supplied in the world, whether it be Africa or Europe or Southeast Asia or anywhere, are of Indian origin. So India is perceived and is an important player in the vaccines for supply for the world. That is the most important point to remember. So any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number one, or by China, because these are the two major producers of vaccine in the world, and India is 60% of the vaccines in the world. So that is an important point to remember, and that every developed nation, everyone who's trying to develop a vaccine is aware of, and therefore they are in communication with India for the vaccine distribution ultimately, if it's developed, to the whole world manufacture as well. Over and above that, there are two indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice and in rabbits, and these data was submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. Having said that, now these candidate vaccines got the CGI approval and for early human trials early this month, that is in the 2nd of July and actually 29th of June. Now they have
got their sites ready, and they are doing the clinical study on approximately 1,000 human volunteers each at different sites. Some have got 12 sites, some have got 6 sites, so that's they are trying to do the early clinical testing for these 2 candidate indigenous vaccines. Over and above that, there are preclinical experiments for these as well as other vaccines being done, experiments being done at NIV Pune, which are trying to work day and night to do these experiments, because it is a moral duty to develop them as fast as possible, because more than 500,000 people have succumbed to this disease across the world. So fast-tracking this vaccine becomes very important. Recently, Russia has fast-tracked a vaccine which has been successful in its early phases, and they have fast-tracked its development, and the whole world has applauded it and congratulated that Russia has developed that vaccine. China has fast-tracked its vaccine program and has also fast-tracked its studies with that vaccine in China. The US has, again, as we read today, has fast-tracked 2 of its vaccine candidates. The United Kingdom is also looking at how it can fast-track the Oxford vaccine candidate, how fast it can fast-track it for human use. And from India's perspective, we have 2 candidate vaccines which we are trying all our efforts to fast-track it, and it is the moral duty that there should not be a delay by not even a day for the IRB or the regulatory clearances for these vaccines, so that we can break the transmission of the virus as soon as possible and take care of this disease, which is a global pandemic.